नमस्कार भाइयों। कल की क्लासों में हमने प्रजनन तंत्र और प्रजनन अंग तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन एंड न्यूट्रिशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विटामिन B12 इज द राइट आंसर होगा। साइनोकोबालामिन जो है ये क्या करता है, आपके आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, एक सेकंड। तो विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन इज द राइट आंसर होगा। विटामिन B12 शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो जल में घुलनशील विटामिन को हम कीड़ा कहते हैं, KEDA। ठीक है, और जल में घुलनशील विटामिन को B और C कहते हैं। ठीक है, तो B इज द राइट आंसर होगा क्योंकि जल में घुलनशील है। तो विटामिन B वसा में घुलनशील नहीं है, बाकी विटामिन B और विटामिन C ये जल में घुलनशील है। विटामिन A, D, E के जो होंगे आपके वसा में घुलनशील विटामिन होंगे। ठीक है, जैसे आप सलाद वगैरह खाते हैं, देखते होंगे उसमें हल्का सा तेल मिलाया जाता है। इसी कारण मिलाया जाता है सारे विटामिन मिनरल्स उसमें फाइबर को और जो है इन्हांस कर दें। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ जी, चल रहा। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए भारत सरकार ने हाल ही के दिनों में डबल फोर्टिफाइड नमक का इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है जो कुपोषण से शिकार बच्चे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से दो खनिज डबल फोर्टिफाइड नमक के उपयोग के लिए होते हैं? तो आयरन और मैग्नीशियम, आयोडीन और कैल्शियम, आयरन और आयोडीन तथा आयरन और कैल्शियम। तो आयरन और आयोडीन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, डबल फोर्टिफाइड साल्ट DFS एक खाद्य उत्पाद है जिसमें भारत सरकार ने कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए बढ़ावा दे रही है और इसमें आयरन और आयोडीन का उपयोग किया जाता है। डबल फोर्टिफाइड नमक मनुष्यों को उनके आहार माध्यम से आयोडीन और आयरन के अल्प लेकिन महत्वपूर्ण मात्रा प्रदान की जाती है। और DFS डबल फोर्टिफाइड जो साल्ट्स होते हैं का उद्देश्य दैनिक आहार में आयोडीन की आवश्यकता को 100% तथा आयरन की आवश्यकता को 30 से 60% प्रदान करना होता है। ठीक है, तो डबल फोर्टिफाइड जो नमक होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता होगा कि हमारी महिलाओं और माताओं के अंदर जो होता है वो आयरन की ज़्यादा कमी हो जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B12 को इंगित करता है? थायमीन, पैराडॉक्सिन, कोबालामिन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, थायमीन विटामिन B1 होता है। पैराडॉक्सिन ये होता है विटामिन B6, कोबालामिन विटामिन B12 और नियासिन विटामिन B3 होता है। ठीक है, 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शरीर में भोजन से आयरन को कम अवशोषण का कौन सा कारण है? मतलब भारत में जो भोजन से आयरन के कम अवशोषण शरीर करता है, किस कारण से करता है? तो भोजन के साथ चाय लेना, केवल शाकाहारी भोजन लेना, रोजाना गेहूं लेना या प्रतिदिन चावल लेना। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSSC ANM में पूछा गया है। तो देखते हैं आगे। तो इज द राइट आंसर होगा भोजन के साथ चाय लेना। कम अवशोषण का कारण भोजन के साथ चाय लेना है। कई आहार कारक इस अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं। इनके कारकों की पहचान करने के बाद आयरन अवशोषण पर चाय के प्रभावों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पर्याप्त मात्रा में लौह अवशोषण बढ़ाने वाले एस्कॉर्बिक एसिड, मांस, मछली आदि चाय की बड़ी मात्रा में भी लौह अवशोषण को अवरोध कर देते हैं। मतलब चाय जो होता है आयरन के रेजिस्टेंस को कर देता है, मतलब आयरन शरीर को एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। जब खाना खाते हैं उसके कुछ देर बाद आप चाय पी लेते हैं, ये सबसे खतरनाक चीज होता है, नहीं करना चाहिए। मेरे पिताजी भी ऐसा करते हैं लेकिन मैं उनको समझाता हूँ, मानते ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है? तो विटामिन K, विटामिन D, विटामिन E, तो सभी विटामिन होते हैं। यकृत में लोहे और तांबे के साथ विटामिन A, D, E, K और B12 मतलब वसा में घुलनशील विटामिन तथा विटामिन B12 और विटामिन तांबा और लोहा भी
यकृत के साथ अपने साथ रखे रहता है। यकृत विटामिन डी को अपने सक्रिय रूप से परिवर्तित करने में मदद भी करता है। यकृत या जिगर या कलेजा शरीर का एक अंग है जो केवल कशेरुकी प्राणियों में, जिसके बाद रीढ़ होता है, पाया जाता है। इसका कार्य विभिन्न चाप चय और शुद्धिकरण करना, प्रोटीन के संश्लेषित करना तथा पाचन के लिए आवश्यक जैव रसायन बनाना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर निर्माण आहार है? तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज या प्रोटीन। प्रोटीन अमीनो एसिड्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो हमारे बॉडी को इन्हांस करते हैं, सेल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन को शरीर निर्माण का आहार या बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। प्रोटीन एक अहम पोषक तत्व है जो मांसपेशियों को मजबूत प्रदान करता है तथा इसके लिए आवश्यक माना जाता है। शारीरिक वजन गतिशीलता को बनाए रखने के लिए प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को भी अहम माना गया है। ऐसे में बॉडी बिल्डिंग डाइट में शामिल आहार ऐसा होना चाहिए कि जिसमें 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट हो, जो कि हमको एनर्जी दे, 25 से 30% प्रोटीन हो जो कि हमारी बॉडी को इन्हांस करे, और 15 से 20% वसा इसमें शामिल होना चाहिए जिसकी लिक्विडिटी मेंटेन हो। ठीक है, तो तीनों चीज का अहम रूप से होना जरूरी है, एक चीज नहीं है कि आप छोड़ देंगे। वसा में घुलन विटामिन कितने प्रकार के उपलब्ध हैं? तो 4 प्रकार के हैं, ए डी ई के। ठीक है, विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, ये रतौंधी की कमी जब होती है तो इसी कमी के कारण होती है, जब होता है तो। विटामिन डी कैल्सीफिरॉल। रथ एक टॉफी आप याद कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, रेटिनॉल, थायमीन, और एक हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, और एक का हो जाएगा, एक हो जाएगा टॉफी, टी हो जाएगा टेकोफेरॉल, और एफ से होगा फेलिक्वानिन। ठीक है, तो विटामिन ई क्या होता है? टेकोफेरॉल होता है, और विटामिन के इसको हम फेलिक्वानिन कहते हैं। ठीक है, एडीई के। ठीक है, तो रठ एक टॉफी आपको याद आ गया होगा, रेटिनॉल और कैल्सीफेरॉल, उसके बाद आपका टेकोफेरॉल और फेनिक्वानिन। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर में एमिनो एसिड्स प्राप्त होते हैं? तो प्रोटीन्स के जरिए। मैंने आपको ऊपर बताया था कि प्रोटीन से अमीनो एसिड बनता है। ठीक है, हमारे शरीर में अमीनो एसिड प्रोटीन द्वारा प्राप्त होता है। ये यूरिया भी हमारा जो है लीवर बनाता है इसी के माध्यम से। मानव शरीर में 20% भाग प्रोटीन से बना होता है। मानव शरीर का 20% भाग प्रोटीन से बना होता है। लगभग सभी जैविक प्रक्रियाएं में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अमीनो एसिड इसके निर्माण में मदद। अमीनो एसिड प्रोटीन की एकल इकाइयों का काम करता है। इसके पार्श्व श्रृंखलाओं में आर समूह पर प्रोटीन्स की आकृति, प्रकृति और लोच और दृढ़ता, स्थिरता, रासायनिक क्रियाशीलता आदि निर्भर करती है। ठीक है, तो प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे शरीर में जो मसल्स निर्माण करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शरीर के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें परसेंटेज का होना चाहिए तो 55 से 60% आपका ये होना चाहिए, 30% लगभग ये होना चाहिए, बाकी जो है 10 से 20% आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपका रेशियो मोटी मोटा है। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं? तो रथ एक, तो विटामिन ए डी ई के। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाला शुगर एसिड होता है। शुगर एसिड है एस्कॉर्बिक एसिड। देखने में श्वेत व हल्के पीले रंग का जल में घुलनशील चूर्ण या क्रिस्टल होता है। इसकी अंग्रेजी नाम स्कर्वी नामक रोग से निकला है और यह रोग विटामिन सी की अभाव में होता है। ठीक है, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, होम्योपैथिक क्वेश्चन में पूछा गया है। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है? ठीक है, तो लोहा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सोडियम भी है, जिंक भी है, नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं है। दिए गए विकल्पों में नाइट्रोजन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। सूक्ष्म पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, इसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। स्थूल पोषक तत्वों के विपरीत मानव शरीर द्वारा यह बहुत कम मात्रा में लिया जाने वाला और आवश्यक खनिज आहार है। बिना इसके पूर्ण नहीं होता, शरीर कमजोर हो जाएगा। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, कोबाल्ट, क्रोमिनियम, ठीक है, तांबा, आयोडीन, सोडियम, मैग्नीज, जस्ता आदि है। जिंक को ही जस्ता कहा जाता है। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील को क्या कहते हैं बताइएगा कमेंट में। 128 नंबर क्वेश्चन है।
देखिए पीतल को कहते हैं कॉपर जिंक, ठीक है। और कांसे को क्या कहते हैं, तांबा और टिन, ठीक है। जर्मन सिल्वर को क्या कहते हैं, कॉपर जिंक निकल, ठीक है। और कॉपर जिंक निकल क्रोमिनियम किसको कहते हैं, उसको कहते हैं स्टेनलेस स्टील। वो कॉपर जिंक निकल क्रोमिनियम जर्मन सिल्वर, सॉरी स्टेनलेस स्टील। और कॉपर जिंक निकल ये आपको क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं जर्मन सिल्वर। तो स्टेनलेस स्टील, कॉपर जिंक निकल क्रोमिनियम, और कॉपर जिंक निकल क्या होता है आपका, जर्मन सिल्वर होता है। उसके बाद कॉपर और जिंक क्या होगा, पीतल होगा। कॉपर और तांबा, कॉपर और टिन क्या होता है आपका, ये आपका हो जाता है आपका कांसा, ठीक है। इतना आप इलाज जानते रहिएगा, बाकी आगे आता रहेगा। इतना मैंने याद किया था फिक्स है, ठीक है। तो खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी होता है, बहुत इसको हीट नहीं करना चाहिए। एस्कॉर्बिक एसिड, इससे राइट है। विटामिन को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफिरॉल कहते हैं, विटामिन के को फेरिक्वानिन कहते हैं, ठीक है। विटामिन के को फिलोक्वानिन कहते हैं, ठीक है। विटामिन डी को कैल्सीफिरॉल कहते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। देखिए मैंने बस यही बताया ना, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी कहते हैं। खाना बनाते समय अत्यधिक ताप के कारण विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी एक ऐसी विटामिन है जिसके लिए फलों और सब्जियों को पकाते, धोते और काटते समय सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि पकाते वक्त यह शीघ्रता से नष्ट हो जाता है। यह यहाँ तक कि सब्जी काटते समय हवा लगने से भी सब्जी में मौजूद विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी को वैज्ञानिक रूप से एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो इतना बहुत ध्यान से रखिएगा इसमें। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है, तो भैया घी है। घी हमारे पिताजी इस समय बहुत खा रहे हैं, तो घी में सबसे ज़्यादा कैलोरी होता है। प्रोटीन मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक होता है। कुछ प्रोटीन में फास्फोरस, लौह, आयोडीन, ताम्र और अन्य अजैविक तत्व होते हैं। प्रोटीन अमीनो